हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अरविंद कुमार गोस्वामी राजकिशोरी देवी शिक्षण प्रशिक्षण सेवा संस्थान के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को बता देना चाह रहा हूं कि आरसीआई द्वारा नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। आरसीआई गाइडलाइन अपना दे दिया है। देश में चुनाव भी चल रहे हैं, अभी आम चुनाव, लेकिन चुनाव अपने तय समय पे खत्म हो जाएंगे क्योंकि अब लास्ट स्टेज है और एडमिशन की प्रक्रिया भी इसका डेट घोषित कर दिया गया है। अभी जो है आखिरी डेट 14 जून है। इसमें ज़्यादा बढ़ने की संभावना नहीं है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं बता देना चाह रहा हूं कि आप लोगों के सगे संबंधी मित्र कोई भी डीएड स्पेशल में नामांकन लेना चाह रहा है तो हमारे यहाँ आईडीडी, वीआई और एचआई तीनों कैटेगरी के 35 सीट निर्धारित है। हमारे यहाँ नामांकन प्रक्रिया आरंभ हो गई है, नामांकन हो रहा है। जो लोग एडमिशन लेना चाहेंगे जल्दी करिए, अपना सीट सुरक्षित करा लीजिए। और हमारा जो संस्थान है आप लोगों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं देने के लिए सदैव तत्पर है। कोई समस्या एग्जाम से संबंधित, थ्योरी से संबंधित, प्रैक्टिकल से संबंधित, तीनों डिपार्टमेंट में हमारे यहाँ टीचर भी हैं, साइकोलॉजी के टीचर भी हैं, भाषा शिक्षण भी है हमारे यहाँ। तो आप लोग सभी लोगों को सूचित कर देंगे और एडमिशन ले लेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आईडीडी से हूँ। मानसिक दिव्यांगता, मानसिक मंदता जिसको कहा जाता है। मैं आपको दिव्यांगता के बारे में, दिव्यांगता के क्या प्रकार है, उसके क्या लक्षण है, क्या उसकी पहचान है, उसके बारे में मैं आप लोगों को अवगत करा रहा हूं। तो आज है, कल लास्ट टाइम में इस टॉपिक को हम चर्चा किए थे, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू हो गया, जैसा कि आप लोगों को बताया गया कि अगले वीडियो में। तो ये है क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल स्थितियां और रक्त विकार। बहुत से लोग इस बात को लेकर भ्रमित रहते हैं कि क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस शामिल है। भारत के आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जो 2016 में पारित किया गया, उसमें क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल स्थितियों को मान्यता दिव्यांगताओं में से एक के रूप में उल्लेख किया गया है। इन स्थितियों का अर्थ या परिभाषा प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश क्या है? मल्टीपल स्क्लेरोसिस और पार्किंसन रोग। इन दो रोगों को दिव्यांगता की श्रेणी में रखा गया है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस और पार्किंसन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की 4 जुलाई 2018 की अधिसूचना में क्या परिभाषा दी गई है? क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल स्थितियां जैसे क्या है? मल्टीपल स्क्लेरोसिस का अर्थ है यह एक तंत्रिका तंत्र की बीमारी है जिसमें मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी की तंत्रिका कोशिकाओं के अक्षतंतु के चारों ओर माइलिन आवरण क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, जिससे तंत्रिका का विघटन होता है और तंत्रिका की क्षमता प्रभावित होती है। मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में कोशिकाएं एक दूसरे के साथ संवाद करती है। यह जो बीमारी है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, यह सूजन और तंत्रिका तंत्र की बीमारी है। इसमें हमारा ब्रेन और बैकबोन, रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क,
ये दोनों प्रभावित होता है। इसमें इसकी कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं और अक्षतंतु के चारों ओर माइलिन आवरण क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। तंत्रिका का विघटन होता है और तंत्रिका की क्षमता प्रभावित होती है। पार्किंसन रोग क्या है? पार्किंसन रोग का अर्थ है तंत्रिका तंत्र की एक प्रगतिशील बीमारी जो कभी मांसपेशियों की कठोरता और धीमी अनिश्चित गति से चिन्हित होती है। इसमें कंपकपी होती है, मांसपेशियां हमारी कठोर हो जाती हैं और धीमी हो जाती है, अनिश्चित गति होता है, जो मुख्य रूप से मध्यम आयु वर्ग और बुजुर्ग लोगों को प्रभावित करते हैं, जो मस्तिष्क के बेसल गैंग्लिया के पतन और कमी से जुड़ी होती है। न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन। लेकिन एमएस और पीडी को लेकर केवल उदाहरण के तौर पर उद्धृत किया गया है। तंत्रिका संबंधी विकार केंद्रीय और परिधीय तंत्रिका तंत्र के रोग हैं। दूसरे शब्दों में मस्तिष्क रीढ़ की हड्डी, कपाल तंत्रिकाएं, परिधीय तंत्रिकाएं, तंत्रिका जड़ें, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन और मांसपेशियां। इन विकारों में मिर्गी, अल्जाइमर रोग और अन्य मनोभ्रंश, स्ट्रोक सहित मस्तिष्क वाहिकी रोग, माइग्रेन और अन्य सिरदर्द विकार, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसन रोग, न्यूरो इन्फेक्शन, मस्तिष्क ट्यूमर, सिर में चोट लगने के कारण तंत्रिका तंत्र में के दर्दनाक विकार और कुपोषण के परिणाम स्वरूप होने वाले तंत्रिका संबंधी विकार शामिल है। कई बैक्टीरियल यानी माइकोबैक्टीरियल, ट्यूबरकुलोसिस, निसेरिया, मेनिंजाइटिस, वायरल बैक्टीरियल, वायरल में क्या आता है? ह्यूमन इम्यूनोडिफिशिएंसी वायरस यानी HIV, एंटेरोवायरस, वेस्ट नाइल वायरस, जीका। फंगल है यानी क्रिप्टोफोकस एस्परगिलस और परजीवी यानी मलेरिया। बैक्टीरियल, वायरल, फंगल और परजीवी संक्रमण प्रभावित कर सकते हैं तंत्रिका तंत्र को। न्यूरोलॉजिकल लक्षण संक्रमण के कारण या प्रतिरक्षा प्रक्रिया के कारण उत्पन्न होता है। या तो संक्रमित हम हो जाते हैं या हमारी शरीर का जो इम्यून प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया जो है वो कमजोर हो जाती है, इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, तब जाकर के ये से रोगों से हम ग्रसित होते हैं। ऐसी अन्य स्थितियां हैं जिसे क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल स्थितियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसमें क्या क्या आते हैं? अल्जाइमर रोग और डिमेंशिया, पार्किंसन रोग, डिस्टोनिया, ALS, लू गेहरिक्स रोग, हंटिंगटन रोग, न्यूरोमस्कुलर रोग, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मिर्गी और आघात। ये स्थितियां, ये जो 9 स्थितियां हैं, अल्जाइमर और डिमेंशिया, पार्किंसन, डिस्टोनिया, ये सब भी क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल स्थिति में शामिल होते हैं। अब अल्जाइमर रोग क्या है? मनोभ्रंश, बौद्धिक कार्य और अन्य संज्ञानात्मक कौशल का बिगड़ना है, जो सामाजिक या व्यवसायिक कामकाज में हस्तक्षेप करने के लिए पर्याप्त गंभीरता का है। मनोभ्रंश का कारण बनने वाली कई बीमारियों में से एडी दुनिया भर में 65 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों में सबसे आम कारण है। ये जो अल्जाइमर रोग है, जब मनुष्य की आयु 65 साल 65 ईयर्स या उससे अधिक होती है, तब इसका ज्यादा कारण बनता है। इसके बाद संवहनी मनोभ्रंश, एडी प्लस संवहनी मनोभ्रंश से युक्त मिश्रित मनोभ्रंश और सामान्य चिकित्सा स्थितियों के कारण होने वाला मनोभ्रंश है। यद्यपि एडी को मनोभ्रंश के अन्य कारणों से अलग करना महत्वपूर्ण है,
विशेष रूप से एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज अवरोधकों के साथ उपचार के लिए मनोभ्रंश के सभी कारणों का बोझ समान है। हालांकि इस अध्याय में चर्चा ज्यादातर एडी से संबंधित है। विकासशील देशों में उपचार योग्य मनोभ्रंश की भूमिका महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह परिवारों में देखभाल के बोझ को कम कर सकता है। अल्जाइमर रोग के प्रारंभिक चरण में क्या होता है? स्मृति हानि, मेमोरी लॉस हल्की होती है, लेकिन इसके अंतिम चरण में व्यक्ति दैनिक कार्यों को पूरा करने, बातचीत करने और अपने वातावरण पर प्रतिक्रिया करने की क्षमता खो देता है। इस रोग का लक्षण है कि पहले स्मृति हानि, मेमोरी लॉस कम स्तर पे होती है, लेकिन जैसे जैसे रोग बढ़ता है स्मृति लॉस बढ़ते जाता है और यहां तक हो जाता है कि मनुष्य अपने दैनिक कार्य को, बातचीत को और किसी चीज पर रिएक्शन देने के लिए अपनी जो कैपेसिटी है वो खो देता है। अल्जाइमर रोग संयुक्त राज्य अमेरिका में मृत्यु का 6ठा प्रमुख कारण है। यूएसए में व्यक्ति की मृत्यु में 6ठा कारण जो है अल्जाइमर रोग से ग्रसित व्यक्ति की मृत्यु दर है। अल्जाइमर रोग से पीड़ित लोग लक्षण दिखने के बाद औसतन 8 साल तक जीवित रहते हैं। हालांकि उम्र और स्वास्थ्य स्थितियों के आधार पर जीवित रहने की सीमा 4 से 20 वर्ष तक हो सकती है। अल्जाइमर रोग से ग्रसित व्यक्ति 8 साल तक ऐसे एवरेज है, लेकिन वह 4 से 20 साल तक जिंदा रह सकता है। इसके जोखिम और सुरक्षात्मक कारक और उत्तरजीविता क्या है? 3 अलग अलग जीन है, एपीपी, पीएस1 और पीएस2। अर्ली ऑनसेट पारिवारिक एडी से जुड़े हुए हैं। एक अन्य जीन है एपीओई4, देर से शुरू होने वाले गैर पारिवारिक मामलों के लिए एक जोखिम कारक है। अन्य जीनों को शामिल किया गया है, लेकिन बड़े अध्ययनों में इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। साहित्य में बताए गए अन्य जोखिम कारकों में बढ़ती उम्र, मनोभ्रंश का सकारात्मक पारिवारिक इतिहास, महिला लिंग, लेकिन महिला लिंग अभी विवादास्पद है, शिक्षा का निम्न स्तर, कई चिकित्सक स्थितियां और कार्बनिक सॉल्वेंट्स और एल्युमिनियम जैसे पर्यावरणीय कारकों के संपर्क में आना शामिल है। साहित्य में बताए गए सुरक्षात्मक कारकों में उच्च स्तर की शिक्षा, एक विशिष्ट जीन, एंटीऑक्सीडेंट का सेवन और कुछ सूजन रोधी दवाओं का उपयोग शामिल है। महिलाओं के लिए एस्ट्रोजन की खुराक का उपयोग हेंडरसन बताए थे 1997 में के लिए एक सुरक्षात्मक कारक माना जाता है। महिलाओं को एस्ट्रोजन की खुराक दी जाती है, लेकिन एस्ट्रोजन और प्रोस्टेरोन का संयोजन लेने वाली महिलाओं के एक हालिया अध्ययन से पता चला है कि इन महिलाओं में प्लेसबो लेने वाली महिलाओं की तुलना में मनोभ्रंश विकसित होने का जोखिम जो था दुगना था। विकसित देशों के अध्ययनों ने मनोभ्रंश के लक्षणों की शुरुआत के बाद 5 वर्ष से 9.3 वर्ष तक औसत जीवित रहने की सूचना दी है। इसमें वाल्स, वेल्च और लार्सन ये 3 मनोविज्ञानी 1990 में इसका बताए कि ऐसे लक्षणों की शुरुआत के बाद व्यक्ति 5 वर्ष से 9.3 वर्ष तक जीवित रह सकता है एवरेज रूप से। विकासशील देशों में सभी विक्षिप्त विषयों के लिए औसत जीवित रहने की दर 3.3 वर्ष और एडी से पीड़ित लोगों के लिए 2.7 वर्ष सिर्फ बताई गई है। तो ये रहा अल्जाइमर रोग। पार्किंसन रोग क्या है? इसकी विशेषता ब्रैडिकिनेसिया, आराम बात करने वाली कपकपी, कॉगविल कठोरता, पोस्टुरल रिफ्लेक्स हानि, प्रगतिशील पाठ्यक्रम और डोपामिनर्जिक थेरेपी के लिए अच्छी प्रतिक्रिया है।
पार्किंसन के अन्य विशिष्ट रूपों में अपेक्षाकृत दुर्लभ आनुवंशिक रूप और कई सिस्टम भागीदारी या महत्वपूर्ण स्टाइटल घावों, उदाहरण के लिए प्रगतिशील सुपर न्यूक्लियर पल्सी या मल्टीपल सिस्टम सोर्स के साथ कम आम न्यूरोडिजेनरेशन शामिल है। मैग्नीज विषाक्तता या कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता जैसे बाहरी कारणों से होने वाला पार्किंसनिज्म हालांकि अब दुर्लभ है। इसे सेकेंडरी पार्किंसनिज्म कहा जाता है, क्योंकि रोगी पर इन बीमारियों का बोझ पीढ़ी के समान या उससे अधिक है और इन विकारों को अलग से संबोधित करने के लिए कोई सबूत नहीं है, इसलिए उन्हें यहां अलग नहीं किया जाएगा। पार्किंसन के लक्षण और लक्षणों में क्या क्या है? कपकपी, आमतौर पर किसी अंग में कपकपी शुरू होती है। अक्सर आपके हाथों में या उंगलियों में आप अपने अंगूठे और तर्जनी को आगे पीछे रगड़ सकते हैं, जिसे गोली रोलिंग कपकपी के रूप में जाना जाता है। आराम की स्थिति में आपका हाथ कांप सकता है, कपकपी होने लगता है। धीमी चाल, समय के साथ पार्किंसन रोग आपकी गति को धीमा कर सकता है, जिससे सरल कार्य कठिन और समय लेने वाले हो जाते हैं। चलते समय आपके कदम छोटे हो सकते हैं। कुर्सी से उठना कठिन हो सकता है। जब चलने का प्रयास करते समय आप अपने पैरों को घसीट सकते हैं। पैर को जब उठाना चाहेंगे तो पूरी तरह से उठेगा नहीं, तो उस स्थिति में घसीटना पड़ सकता है। कठोर मांसपेशियां हैं, मांसपेशियों में अकड़न हो जाती है और यह शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकती है। कठोर मांसपेशी दर्दनाक हो सकती है और आपकी गति की सीमा को सीमित कर सकती है। जब मांसपेशी कठोर हो जाएगा, हमारा हाथ पैर किसी भी अंग का या गर्दन का या पीठ का मांसपेशी जब कठोर हो जाएगा, शरीर में अकड़न हो जाएगी, तो हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। बिगड़ा हुआ आसन और संतुलन, पार्किंसन रोग के परिणाम स्वरूप आपकी मुद्रा झुक सकती है या आपको बैलेंस संबंधी समस्याएं हो सकती है। स्वचालित गतिविधियों का नुकसान, आपकी अचेतन हरकतें करने की क्षमता कम हो सकती है, जिसमें चलते समय पलकें झपकाना, मुस्कुराना या हाथ हिलाना। चलते समय पलकें झपकाना, मुस्कुराना या हाथ हिलाना, इनमें कमी आ सकती है। वाणी बदल जाती है। आप बात करने से पहले धीरे, जल्दी, धीरे बोल सकते हैं या झिझक सकते हैं। आपकी वाणी सामान्य उतार चढ़ाव के बजाय अधिक नीरस हो सकती है। लेखन परिवर्तन, लिखना कठिन हो सकता है और आपका लेखन छोटा दिखाई दे सकता है। आपका लिखना छोटा दिखाई दे सकता है। लेखन प्रणाली में परिवर्तन हो सकता है। इसके कारण और जोखिम क्या है? इसका कारण अज्ञात है। किसी विशिष्ट पर्यावरणीय जोखिम कारक की पहचान नहीं की गई है। 10 से 15% या उससे भी कम मामलों में शुद्ध आनुवंशिक रूप होते हैं। बढ़ती उम्र और पुरुष लिंग दुनिया भर में जोखिम कारक है। विषाक्त पदार्थों के संपर्क में आने, सिर में चोट लगने, बार बार होने वाले संक्रमण, पशुवसा में उच्च आहार जब हम लेते हैं और मध्यम जीवन वसा के कारण इस पार्किंसन रोग की जोखिम बढ़ जाती है। लेकिन कोई भी लगातार ऐसा नहीं करता है। सबसे सुसंगत संबंध सिगरेट, धूम्रपान और कैफीन की खपत के साथ विपरीत संबंध है, जो सुरक्षात्मक प्रभाव का सुझाव देता है।